अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। ठंड इतनी अधिक थी कि अधिकांश लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। गांव की गलियां लगभग सुनसान थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास भैरव काका का घर था। वो घर ऐसा था जहां रोज गांव के दो आदमी आकर बैठते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें और अधूरी कहानियां। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भैरव काका की तबीयत ठीक नहीं थी। आज पहली बार वो फिर से पुराने जैसे लग रहे थे। माधव ने राहत की सांस लेते हुए पूछा, अरे काका, अब तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? हाँ रे माधव, अब उम्र हो चली है, इसलिए शरीर साथ नहीं देता। फिर काका की नजर चुप बैठे साहिल पर पड़ी। अरे साहिल, आज इतना चुप क्यों है? कुछ हुआ है क्या? साहिल ने सिर झुका लिया। आवाज में अजीब सी घबराहट थी। काका, एक बात है जो मन में खटक रही है। कौन सी बात? मुझे बता। काका, अगर कोई गर्भवती औरत मर जाए तो क्या वो पिशाच बन जाती है? यह सुनते ही माधव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे बोला, अरे ये क्या बोल रहा है तू? तू ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? साहिल ने कांपती आवाज में कहा, परसों मैं अपने मामा के गांव गया था काका। वहां एक गर्भवती औरत रात के 11:45 पर मर गई। जब तक रिश्तेदार और गांव वाले इकट्ठा हुए, 1 बज चुका था। हम लोग जब शमशान पहुंचे तो मैंने देखा उस औरत के नाखून 2 फुट लंबे हो चुके थे। बस कर, ऐसा झूठ मत बोल। ये झूठ नहीं है माधव, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैरव काका ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। अगर कोई गर्भवती औरत अधूरी इच्छा के साथ मरे तो वो पिशाच बन जाती है। मेरे दोस्त के पोते के साथ भी यही हुआ था। अगर हिम्मत है तो पूरी कहानी सुनो। शाम के ठीक 7 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और ठंड की वजह से गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। गांव की चौपाल पर मोहन काका अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग से बेचैनी थी। आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर रुक जाती जहां से गांव में आने वाला रास्ता मुड़ता था। उसी वक्त लालू, गांव का एक किसान, रास्ते से गुजर रहा था। उसने मोहन काका को यूं परेशान बैठे देखा तो पास आकर उनके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उन्हें देखते रहने के बाद लालू ने पूछा, अरे काका, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? मोहन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे लालू, तू तो जानता ही है, मेरा पोता शहर में पढ़ाई करता है। परसों फोन किया था उसने, बोला था कि 2 दिन बाद घर आएगा। आज उसी का दिन है। शाम के 5 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। लालू का चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ काका, ये तो सच में चिंता की बात है। शाम होने के बाद हमारे गांव की तरफ ना कोई ऑटो आता है, ना कोई पैदल चलने की हिम्मत करता है। ऊपर से आज अमावस भी है। हाँ रे लालू, वही तो डर है। और जिस रास्ते से वो आएगा, उस रास्ते के बारे में तो पूरे गांव को सब कुछ पता है। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। लालू ने ध्यान से देखा और अचानक बोल उठा, अरे काका, वो देखो, कुंदन आ गया। मोहन काका ने जैसे ही सिर उठाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही सलामत लौट आया। कुंदन जैसे ही चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके दादाजी वहीं बैठे हैं। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, अरे दादाजी, आप यहाँ बैठे हो? मोहन काका ने तुरंत सवाल दाग दिया, अरे कुंदन, इतना देर क्यों हो गया? तुझे तो 5 बजे तक पहुंच जाना था ना? अरे दादाजी, असल में ट्रेन लेट हो गई थी। ऊपर से स्टेशन से कोई भी इस गांव की तरफ आने को तैयार ही नहीं था। मोहन काका ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बेटा, असल में हमारे गांव आते वक्त जो जंगल पड़ता है ना, वो अब भूतिया हो गया है। यह सुनते ही कुंदन हंस पड़ा। अरे दादाजी, 2026 चल रहा है और आप लोग अब भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मोहन काका ने कुंदन की आंखों में देखते हुए धीमे मगर भारी स्वर में कहा, अरे बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे पता होगा कि ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। कुंदन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बात तो सच है दादाजी, लेकिन हुआ क्या है? आप मुझे भी पूरी बात बताओ। चौपाल पर बैठे तीनों लोग खामोश हो गए। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा के साथ जैसे कोई अनसुनी कहानी चलकर उनकी ओर आ रही हो। मोहन काका ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, चौपाल, और फिर उनकी नजर जंगल की तरफ टिक गई। आवाज भारी हो गई थी। सुन बेटा, काका बोले, ये बात आज से नहीं, कई साल पुरानी है। प्रिया गांव की एक सीधी सादी लड़की, आंखों में सपने थे लेकिन हैसियत नहीं। वो मुखिया के बेटे से प्यार कर बैठी थी। प्यार ऐसा जिसमें डर नहीं होता, बस भरोसा होता है। लेकिन जब प्रिया गर्भवती हो गई तो वही प्यार सबसे बड़ा अपराध बन गया। प्रिया ने हिम्मत करके मुखिया के घर जाकर कहा, आपके बेटे से मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन जवाब में उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। दिन बीतते गए, प्रिया का पेट उभरने लगा। उसके अपने माँ बाप, जो कभी उसके सिर पर हाथ रखते थे, अब रोज जहर घोलने लगे। काश तुझे पैदा ही न किया होता, हमने कौन सा पाप कर दिया था। हर शब्द उसके दिल में कील बनकर धंसता चला गया। फिर गांव को पता चला, और गांव कभी माफ नहीं करता। लोग हंसने लगे, कोई इशारे करता, कोई फप्तियां कसता। जब प्रिया कुएं पर जाती तो हंसी पीछा करती, जब रास्ते से गुजरती तो नजरें चीरने लगती। एक दिन प्रिया रोती हुई फिर मुखिया के पास गई, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुला। खुली तो बस क्रूरता। एक रात प्रिया सब कुछ सह नहीं पाई। अकेली, टूटी हुई और बिल्कुल खामोश, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बेटा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उसकी लाश को भी इज्जत नहीं दी। अंधेरी रात में उसे जंगल की तरफ ले जाया गया। वहां चुपचाप एक गड्ढा खोदा गया और प्रिया को मिट्टी में गाड़ दिया गया। न कोई रोया, न किसी ने भगवान को याद किया। तभी से बेटा, उस जंगल से रात में जो भी जवान लड़का गुजरता है, या तो गायब हो जाता है या फिर मौत का मुंह देखकर लौटता है। हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल से पत्तों के हिलने की आवाज आई। मोहन काका ने आखिरी बात कही। प्रिया ने खुद जान ली थी, लेकिन उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। और अमावस की रात, वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा। तीनों की नजरें एक साथ अंधेरे जंगल की तरफ उठ गईं, और उस पल ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। मोहन काका ने उठते हुए कहा, चल बेटा, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। कुंदन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन मन खाना नहीं खा रहा था। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखें बंद करते ही जंगल, प्रिया और अमावस की बातें दिमाग में घूमने लगती। तभी मोबाइल की आवाज ने खामोशी चीर दी। कुंदन बड़बड़ाया, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, अरे भाई सुन, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मोबाइल हाथ में ही रह गया। सांस अटक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने इधर उधर देखा। घर में सब सो रहे थे। दादाजी गहरी नींद में थे। कुंदन ने खुद से फुसफुसाकर कहा, अगर अभी दादाजी को उठाया तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। कुछ पल सोचा, फिर फैसला कर लिया। मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, कोई ट्रेन पकड़ लूंगा। सुबह सब ठीक हो जाएगा, तब दादाजी को बता दूंगा। वो बहुत धीरे धीरे उठा, ऐसे जैसे जमीन भी उसकी आहट सुन लेगी तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। घर का दरवाजा चरमराया। कुंदन एक पल के लिए रुक गया। दिल मुंह को आ गया। फिर वो अंधेरी रात में बाहर निकल गया। उसे क्या पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है
वो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है और आज अमावस की रात है। कुंदन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे वैसे वैसे हवा की सीटी जैसी आवाज तेज होती जा रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी, ऐसी आवाज जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो भी कुछ ही कदम चला था कि आगे उसे एक परछाई नजर आई। कुंदन ठिठक गया। मन में आया, इतनी रात को यहां कौन हो सकता है। डरते डरते वो परछाई के पास पहुंचा और अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने दादाजी खड़े थे। कुंदन ने मन ही मन कहा, मर गया, अब तो दादाजी बहुत डांटेंगे। दादाजी की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों जंगल में आ गया? उन्होंने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, चला जा यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। कुंदन कुछ बोल नहीं पाया। मजबूरी में उसने कदम वापस गांव की ओर मोड़ लिए। 2-4 कदम ही चला होगा कि अचानक वो रुक गया। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। दादाजी तो घर पर है और वो सो जाएं तो सुबह 5 बजे से पहले एक बार भी नहीं उठते, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? कुंदन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न दादाजी न कोई परछाई। अब कुंदन को सचमुच डर लगने लगा। उसने 2 कदम पीछे हटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया, मुझे जाना ही होगा, रीमा अस्पताल में होगी। उसने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कुंदन। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुंदन पलटा। उसके सामने कॉलेज की उसकी दोस्त राधिका खड़ी थी। कुंदन चौंक गया। अरे राधिका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे? राधिका मुस्कुराई। उसकी आवाज अजीब सी मीठी थी। मुझे पता था तुम आने वाले हो, चलो साथ साथ चलते हैं। कुंदन का मन बेचैन हो गया। सीना भारी लगने लगा। डर अब साफ महसूस होने लगा था। तभी पीछे से फिर आवाज आई, अरे कुंदन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? मेरे लिए तो रुको। ये आवाज सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने झट से पीछे देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। वहां राधिका नहीं थी। उसकी जगह टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ एक छलावा खड़ा था। आंखें जलती हुई, चेहरा धुंधला और आवाज बिल्कुल इंसान जैसी। जंगल की हवा अचानक थम गई। अब कुंदन समझ चुका था, आज रात वो जंगल उसे जाने नहीं देने वाला। माधव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, काका, फिर क्या हुआ? काका ने भारी स्वर में कहा, और क्या होना था? पिशाच के हाथों कुंदन मारा गया। ये कहते हुए काका कुछ पल के लिए चुप हो गए। आग की लपटें हल्की हल्की हिलने लगी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर काका ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक और किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। बैरागढ़ गांव में उस दिन की शाम और दिनों जैसी नहीं थी। ढलते सूरज ने आसमान में जो लाली छोड़ी थी वो धीरे धीरे खूनी रंग में तब्दील हो रही थी। पक्षियों का शोर अचानक थम गया था और हवा में एक ऐसी भारीपन थी जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे गांव का दम घोटने की कोशिश कर रही हो। गांव के बाहर सदियों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हरिहर की चाय की दुकान थी, जहां आज सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। लकड़ी की चरमराती बेंच पर बैठा कल्लू, जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, आज कुछ बेचैन था। उसने अपनी बीड़ी का धुआं हवा में उछाला और चुप्पी तोड़ी। हरिहर काका, गौर किया आपने, आज ये सन्नाटा कैसा है? ना चिड़ियों की चहचहाहट, ना कुत्तों का वो रोना जो सूरज ढलते ही कलेजा चीर देता था। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। अजीब नहीं कल्लू, इसे अशुभ कहते हैं। आज काल रात्रि की चौखट पर खड़े हैं हम। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब जंगल की हवाएं अपनी दिशा बदल लें और जानवर अपनी आवाज खो दें, तो समझ लेना कि धरती के नीचे सोई हुई बलाएं अब शिकार की तलाश में बाहर आ चुकी हैं। मेरा तो मन घबरा रहा है बेटा, घर चला जा। अभी बातें चल ही रही थी
कि गांव का एक लड़का जिसका नाम बिरजू था बदहवास होकर वहां पहुंचा। उसके कपड़े धूल से सने थे और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। कल्लू भाई, ओ कल्लू भाई, गजब हो गया। मुखिया जी ने तुझे तुरंत बुलाया है। उनके घर के बाहर भीड़ जमा है, पर वो किसी से बात नहीं कर रहे, बस तेरा नाम रट रहे हैं। जल्दी चल। कल्लू उठा और बड़े बड़े डग भरता हुआ गांव की तंग गलियों से गुजरने लगा। जैसे ही वो मुखिया के घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में से मुखिया शिवदत्त खुद निकल कर आए। उन्होंने कल्लू का कंधा इतनी जोर से पकड़ा कि उंगलियां मांस में धंस गईं। कल्लू, मेरी बात गौर से सुन। आज रात अपने कदम उस पुराने खेत की पगडंडी की तरफ मत मोड़ना। खबर मिली है कि उत्तर वाले बागीचे और पुराने कुएं के पास किसी को देखा गया है। कुछ ऐसा जो शक्ल से तो इंसान जैसा है, पर जिसकी आंखों में मौत नाच रही है। वहां मत जाना कल्लू, वरना अनर्थ हो जाएगा। कल्लू को लगा कि मुखिया शायद उम्र के कारण डर रहे हैं। उसने एक हल्की और लापरवाह मुस्कान के साथ जवाब दिया। अरे मुखिया जी, आप भी इन पुरानी कहानियों में आ गए। मैं तो बचपन से उसी खेत की मिट्टी में पला बड़ा हूं। आज तक तो किसी साये की हिम्मत नहीं हुई मेरा रास्ता रोकने की। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी फसल को पानी देकर सवेरे तक लौट आऊंगा। मुखिया ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कल्लू तब तक अंधेरे में ओझल हो चुका था। कल्लू की पत्नी गौरी दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में अनजाना डर था और वो बार बार अपने आंचल को उंगलियों से भींच रही थी। उसे दोपहर से ही कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। आज मत जाओ, जी छोटा हो रहा है मेरा। पूरे गांव में सन्नाटा ऐसा है जैसे कोई मातम होने वाला हो। मैंने सुना है कि आज की रात बाहर निकलना ठीक नहीं है। खेत कल सुबह चले जाना, पर आज घर में ही रुक जाओ। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो गांव में सरकार का दिया हुआ एक ही मोटर है। उसे ही हम सब गांव वाले मिल बांट कर चलाते हैं। इस बार मेरी रात की बारी है। अगर आज पानी नहीं दिया तो फसल सूख जाएगी और फिर हम साल भर क्या खाएंगे। मुझे जाना तो होगा ना। फसल फिर हो जाएगी, पर अगर आपको कुछ हो गया तो? आज हवाओं में जहर है, मेरी बात मान लीजिए। तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। तुम्हारे इस कल्लू की लाठी से तो जंगल के भेड़िए भी थर थर कांपते हैं। फिर ये अंधेरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर चला आऊंगा। बस गर्मा गर्म रोटियां तैयार रखना। उसने खेत पहुंचने के लिए जंगल वाला छोटा रास्ता चुना। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि कल्लू को अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी पगडंडी के एक मोड़ पर घने बरगद की छांव में उसे एक सफेद आकृति दिखाई दी। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी चांदनी में दूध जैसी चमक रही थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि कल्लू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कल्लू को पुकारा। सुनिए भैया, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? प्यास से गला सूखा जा रहा है। मैं अपने गांव का रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे उस पार खेत की सरहद तक छोड़ देंगे? मुझे वहाँ अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। कल्लू के दिमाग के किसी कोने में मुखिया की चेतावनी गूंजी, पर उस औरत की मासूमियत और सुंदरता के जादू ने उसे वश में कर लिया था। कल्लू के मन में एक पल के लिए डर की लहर उठी थी, लेकिन उस औरत की आंखों में छिपी बेचारगी ने उसके डर को दबा दिया। उसने सोचा कि शायद अंधेरे और थकावट की वजह से उसे वहम हो रहा है। भला इतनी सुंदर और मासूम दिखने वाली औरत कोई बला कैसे हो सकती है? कल्लू ने अपने मन को समझाया कि एक अकेली औरत की मदद करना उसका धर्म है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बोतल वापस थैले में रखते हुए नर्म आवाज में कहा, अरे बहन, आप घबराइए मत। इतनी रात गए इस जंगल में आपका अकेला रहना ठीक नहीं है। जंगली जानवरों का डर है और भी कई तरह की बातें होती हैं यहाँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं आपको खेत की सरहद तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। वो औरत धीरे से मुस्कुराई। उसकी उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ की सिहरन शरीर को छू गई हो। वो चुपचाप कल्लू के पीछे पीछे चलने लगी। जंगल का रास्ता अब और भी संकरा और घना होता जा रहा था।
हवा में अब एक अजीब सी सड़ांध भरने लगी थी, जैसे कहीं कोई मांस सड़ रहा हो। कल्लू को अपनी पीठ पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए उसने बात शुरू की। वैसे बहन, आप यहाँ इस वक्त पहुंची कैसे? पास के किसी गांव की तो आप लगती नहीं है, क्योंकि बैरागढ़ और आसपास के इलाकों में हर किसी को मैं पहचानता हूँ। आपका घर कहाँ है? पीछे से जो जवाब आया उसने कल्लू के खून को जमा देने का काम किया। वो मधुर आवाज अब धीरे धीरे फटने लगी थी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी चरमरा रही हो। मेरा घर तो बहुत पास है कल्लू, इसी मिट्टी के नीचे, जहाँ बरसों से मैं प्यासी हूँ। लोग मुझे रास्ता नहीं दिखाते, वो तो बस मुझसे दूर भागते हैं। पर तुम बहुत अच्छी हो। कल्लू का पैर अचानक ठिठक गया। उसे याद आया कि उसने तो इस औरत को अपना नाम बताया ही नहीं था। फिर इसे कैसे पता चला कि वो कल्लू है? उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो औरत जो अब तक 5 फीट की लग रही थी, अब 7 फीट लंबी दिखने लगी थी। उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर थे और उनके पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तुम कौन हो? तुम्हारे पैर उल्टे क्यों हैं? तुम इंसान नहीं हो। वो औरत खिलखिलाकर हंसी, लेकिन वो हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक दरिंदे की थी। आसमान में बिजली कड़की और उस रोशनी में कल्लू ने देखा कि उसका चेहरा पिघल रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ जलते हुए अंगारे जैसे 2 लाल गड्ढे थे। आप पहचान गया? मुखिया ने तो मना किया था ना, पर भूख जब जागती है तो छलावा खुद शिकार ढूंढ ही लेता है। आज की रात तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगा। वो औरत अब एक विकराल पिशाचनी का रूप ले चुकी थी। उसने अपने लंबे काले नाखूनों वाले हाथ कल्लू की गर्दन की तरफ बढ़ाए। कल्लू की चीख जंगल की खामोशी को चीरती हुई दूर तक गूंज गई। गांव के हर घर में सन्नाटा था, लेकिन गौरी की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो पूरी रात दिए की टिमटिमाती लौ को ताकती रही और हर आहट पर दरवाजे की ओर दौड़ती, पर वहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा मिलता। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, गौरी बदहवास होकर मुखिया के घर की ओर भागी। काका, अनर्थ हो गया काका। रात बीत गई, सूरज निकल आया, लेकिन कल्लू अब तक घर नहीं लौटा। उसे तो भोर होने से पहले ही आ जाना चाहिए था। मेरा मन बैठा जा रहा है काका, कुछ कीजिए। मुखिया शिवदत्त का चेहरा फक पड़ गया। उन्हें उसी बात का डर था जिसे उन्होंने शाम को भांप लिया था। उन्होंने तुरंत गांव के 5-6 हट्टे कट्टे मर्दों को इकट्ठा किया और लाठियां लेकर जंगल की ओर चल पड़े। काफी खोजने के बाद जंगल के बीचों बीच एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे कल्लू जमीन पर पड़ा मिला। उसका शरीर पीला पड़ चुका था और वो पूरी तरह बेसुध था। मुखिया ने आगे बढ़कर कल्लू के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे झकझोरा। कल्लू, ओ कल्लू, आंखें खोल बेटा, देख हम आ गए हैं। कल्लू ने जैसे ही आंखें खोली, वो पागलों की तरह हाथ पांव मारने लगा। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसा मौत को करीब से देखने वाले की आंखों में होता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, वो मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लो। अरे शांत हो जाइए, मैं हूँ आपकी गौरी। देखिए, हम सब यहाँ हैं, आप सुरक्षित हैं। गौरी की आवाज सुनकर कल्लू धीरे धीरे होश में आया। उसने अपनी पत्नी को देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। जब वो थोड़ा संभला तो उसने उस रात का खौफनाक मंजर सुनाया। मुखिया जी, वो कोई औरत नहीं, साक्षात काल थी। जब उसने मुझ पर हमला करने के लिए छलांग लगाई तो मुझे अपनी मौत सामने दिखने लगी। उस घड़ी मुझे सिर्फ भगवान याद आए। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहना शुरू किया, वो रुक गई। वो तड़पने लगी, चीखने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हों। जाते जाते उसने हवा में गूंजती हुई आवाज में कहा, कल्लू, इस बार तो तेरा राम तुझे बचा ले गया, लेकिन याद रखना, मैं फिर लौटूंगी। तेरा खून मेरी अमानत है।
तू बहुत खुशकिस्मत है बेटा कि आज जिंदा हमारे सामने खड़ा है। आज के बाद कभी भूल कर भी रात के वक्त उस जंगल और खेत की तरफ मत जाना। वो छलावा है और वो अपनी हार आसानी से नहीं भूलती। दिन बीत गया पर दहशत कम नहीं हुई। अगली शाम जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कल्लू फिर से हरिहर की चाय की दुकान पर बैठा था। वहां मुखिया शिवदत्त भी मौजूद थे। कल्लू का मन अभी भी उन सवालों में उलझा था जिनका जवाब उसे नहीं पता था। काका, आखिर उस रात क्या हुआ था? वो औरत कौन थी और इस गांव से उसका क्या नाता है? आखिर वो खेत और जंगल में ही क्यों भटकती है? मुखिया ने एक लंबी सांस ली और धुएं के बीच अपनी धुंधली आंखों से जंगल की ओर देखने लगे, जैसे कोई पुराना दफन राज उनकी आंखों के सामने आ गया हो। फिर उन्होंने कहा, बात उस रात की है जब इस गांव में इंसानियत मर गई थी और एक शैतान ने जन्म लिया था। यह बात ठीक 50 साल पुरानी है। उस समय यहां जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह का राज चलता था। वो आदमी नहीं, जल्लाद था, क्रूर, घमंडी और बेहद निर्दयी। उसके लिए गांव के लोग इंसानों से कम और कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। हवेली के ठीक पीछे जहां आज झाड़ियां हैं, वहां एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। उसमें लक्ष्मी रहती थी। लक्ष्मी साक्षात देवी जैसी सूरत थी उसकी। गरीब थी, फटे कपड़े पहनती थी, लेकिन उसकी आंखों में गजब का स्वाभिमान था। उसका पति किशन शहर कमाने गया था ताकि आने वाले बच्चे के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। हाँ, लक्ष्मी पेट से थी। 8वां महीना चल रहा था। उसका पेट उभरा हुआ था। उसकी चाल में वो धीमापन और भारीपन था जो एक मां को संपूर्ण बनाता है। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो गए थे। लक्ष्मी लगान नहीं दे पाई थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने संदेश भिजवाया, या तो लगान दो या जमीन खाली करो। लक्ष्मी हवेली गई, गिड़गिड़ाई। उसने ठाकुर के बूटों पर अपनी नाक रगड़ी। मालिक, सरकार, मुझ पर रहम करो। किशन के आते ही पाई पाई चुका दूंगी। बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी सरकार? लेकिन ठाकुर की हवस भरी नजर लक्ष्मी की जमीन पर नहीं, उसकी इज्जत और उसकी बेबसी पर थी। उस अमावस की रात आसमान फटने को तैयार था। बिजलियां ऐसे कड़क रही थीं मानो दुनिया खत्म हो जाएगी। ठाकुर शराब के नशे में धुत होकर अपने लठैतों के साथ लक्ष्मी की झोपड़ी पर आ धमका। लक्ष्मी अकेली थी। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने एक ही लात में दरवाजा तोड़ दिया। ठाकुर साहब, पीछे हटिए, रहम करो। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, भगवान से डरिए। तेरा ये बच्चा और तू दोनों मेरी जमीन पर बोझ हो। अगर लगान नहीं दे सकती तो तुझे जीने का भी हक नहीं है कुतिया। ठाकुर ने लक्ष्मी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए कीचड़ भरे आंगन में ले आया। बारिश मूसलाधार हो रही थी। लक्ष्मी की साड़ी कीचड़ में सन गई थी। वो बस एक ही रट लगाए थी, मेरे बच्चे को मत मारो, मुझे मार दो, मेरे पेट पर मत मारो, इसे छोड़ दो। लेकिन शराब और सत्ता के नशे में चूर उस जानवर को कुछ नहीं सूझा। उसने अपने भारी कीलों वाले जूतों से लक्ष्मी के उभरे हुए पेट पर पूरी ताकत से लात मारी। एक लात, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लक्ष्मी की वो चीख, वो रूह कंपा देने वाली दर्दनाक चीख आज भी जब हवा चलती है तो मुझे सुनाई देती है। वो तड़पती रही, अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़े हुए, खून से लथपथ। उसका बच्चा, जो दुनिया में आया भी नहीं था, पेट के अंदर ही कुचल दिया गया। और तड़प तड़प कर अपनी अधूरी ममता, अपने मरे हुए बच्चे का गम और बेइंतहा गुस्से के साथ लक्ष्मी ने भी दम तोड़ दिया। मरते मरते उसकी आंखें खुली थीं, सीधे ठाकुर की ओर टकटकी लगाए। उसने कोई शब्द नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा और एक लंबी खौफनाक चीख मारी। उस दिन से वो इस जंगल और उन खेतों में भटक रही है। वो उस दिन की कायरता को भूल नहीं पाई है।
उसके मन में बस एक ही सवाल और एक ही आग जल रही है। उस दिन इस गांव के मर्द कहां मर गए थे? क्यों किसी ने मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की? कल्लू के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ आया कि वो औरत इतनी भयानक